नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक और एमसीक्यू सेशन की, जहां पर हम पॉलिटी के एमसीक्यू करने वाले हैं 2023 के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। नए सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर। तभी मेरी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स और पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगी। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। स्पेशल क्लास या प्लस कोर्सेज आपको यहाँ पर मेरे मिल जाएंगे। नाउ वाई अनअकैडमी? क्योंकि अनअकैडमी जुड़कर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी के साथ आपके लिए आ गया है बिगेस्ट ऑफर एवर, जहां पर एज लो एज 1950 पर मंथ की फीस से आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। डिस्काउंट आपको अप टू 40% यहाँ मिल रहा है। केवल आपको मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू अवेल 10% एडिशनल डिस्काउंट। ऑफर 25 मार्च तक ही वैलिड होगा। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल बेस्ट ऑफर आपको मिल रहा है, जहां पर आप बहुत बड़े अमाउंट की सेविंग कर सकते हैं अपने आइकॉनिक कॉम्बो, प्लस कॉम्बो या प्लस जीएस सब्सक्रिप्शंस के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए हुए हैं, वहां से आप कॉल कर सकते हैं टीम को। आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कॉल नहीं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपके जो भी एप्रीहेंशन, जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अब बेनिफिट क्या है मेरे कोड का? एक आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का जो डिस्काउंट मिलता है वो मिलेगा, साथ में मेरी गाइडेंस भी रहेगी आपकी इस पूरी जर्नी में। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करने के बाद यू विल गिव अ पॉज, यू विल पॉज द वीडियो एंड गिव द आंसर एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। नाउ, हु इज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स? इनमें से कौन से वो प्रेसिडेंट है, जो इकलौते प्रेसिडेंट हैं जो लगातार 2 टर्म्स इन्होंने सर्व किए, इलेक्ट हुए हैं 2 टर्म्स के लिए? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल। आंसर क्या होगा इसका? द आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इलेक्ट हुए थे 1952 में और 1957 में, बैक टू बैक कंसेक्यूटिव टर्म्स किए थे इन्होंने। इनका ऑफिस जो टर्म है वो खत्म हुआ था 1962 में और इनको सक्सीड किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय? लोकसभा में चुनाव के लिए नामांकन पत्र इनमें से किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है। अ रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड। Any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. Any citizen of India. इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए एंड देन विल गो विद द एक्सप्लेनेशन। तो आंसर इज ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जिसका नाम किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में आता है, मतलब जिस जो वोटर्स लिस्ट का हिस्सा है, वो किसी भी वोटर लिस्ट का हो सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट लोकसभा के इलेक्शन, संसद के इलेक्शन के लिए, करेक्ट, लोकसभा के इलेक्शन के लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इलेक्टोरल रोल में उनका नाम होना चाहिए। ठीक है, और भारत का नागरिक होना भी आवश्यक है। इन इंडिया, जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज अ पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। हिंदी में भी दिया हुआ है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। अब हिंदी जो है ये ट्रांसलेटेड हिंदी है, गूगल ट्रांसलेटेड हिंदी है, टाइप नहीं है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन यूज कीजिएगा। The power of judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures. The power of judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the president. The power of judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. Judicial review का मतलब क्या होता है, इसमें से बताना है। न्यायिक समीक्षा क्या होगी? तो द आंसर इज फर्स्ट, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जहां पर जुडिशरी प्रोनाउंस कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता किसी लॉ की या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की, इसको कहेंगे जुडिशियल रिव्यू। और ये पावर आर्टिकल 13 में भी दी हुई है। ठीक है ना, इसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। नाउ, जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम ऑर्गन्स की बात करते हैं तो वी कैन से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों का ही अपना अपना रोल है, जहां लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग का काम करता है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि जो भी कानून, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए गए हैं वो संविधान के दायरे में हो। और अगर किसी पर, किसी भी लॉ या एक्ट पर या ऑर्डर पर क्वेश्चन उठता है तो उसकी संवैधानिकता जांचने का अधिकार जुडिशरी के पास है, जो कि जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जुडिशियल रिव्यू ये टर्म कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं की गई है। ठीक है, चलिए
Which of the following are not necessarily the consequence of the proclamation of president rule in a state? इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं, अनिवार्य रूप से परिणाम नहीं होगा राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने का? Dissolution of state legislative assembly, removal of council of ministers in the state, resolution of the local bodies. इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. प्रेसिडेंट रूल से प्रभावित नहीं होगा, इनमें से कौन सा आंसर सही है बताना है. So the answer is B, 1 and 3 for the obvious reasons. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर डिसॉल्व हो गई, प्रेसिडेंट रूल लग गया है, स्टेट जरूरी नहीं है कि असेंबली विघटित हो गई है, विधानसभा विघटित हुई है, ये आवश्यक नहीं है. सरकार गिर सकती है. सरकार गिरने का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट गए हैं, हटा दिए गए हैं. अगर किसी और पार्टी के पास बहुमत है या कोई और पार्टी बहुमत सिद्ध कर सकती है तो उसको मौका दिया जाता है. जब कोई किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं होती तो डिसोल्यूशन का ऑप्शन आता है कि फिर से असेंबली को डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शन कराए जाए. तो दिस इज नॉट नेसेसरी एंड ऑल्सो डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी द रिजल्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल. हाँ, राष्ट्रपति शासन, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, आर्टिकल 356, रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा ही होगा. Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of traffic in human beings and forced labor, abolition of untouchability, right against exploitation बताना है, protection of the interest of minorities, prohibition of employment of children in factories and mines. कौन सा यहाँ पर आंसर सही है बताना है. 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1 and 4, 1, 2, 3, 4. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. So the answer is 1 and 4 only. 1 and 4 ये होगा, ये इक्वालिटी में आ जाएगा. इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अलग चला जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड आर्टिकल 24, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, प्रोहिबिशन. ठीक है, तो ये आएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. Which one of the following is not a feature of Indian federalism? इनमें से भारतीय संघवाद का कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है? There is an independent judiciary in India. Powers have been clearly divided between the center and the states. The federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. It is the result of an agreement among the federating units. Not a feature of Indian federalism. काफी simple question है ये, एक बार ध्यान से पढ़िए. You will be able to answer it. The answer is नॉट अ रिजल्ट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट. नहीं, हमारा फेडरलिज्म जो है ये किसी भी तरह से जो फेडरेटिंग यूनिट्स है उनके बीच में कोई समझौते के आधार पर नहीं किया गया. दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज यूनियन ऑफ स्टेट्स. ना तो ये समझौते से आया है, ना ही तो जो यूनिट्स हैं, जो यूनियन बनाती हैं मिलकर, सभी जो यूनिट्स हैं हमारे देश की, ना ही वो ससीड कर सकती हैं. तो ये हमारा इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है. Which of the following statement are true of the fundamental duties of Indian citizens? A legislative process has been provided to enforce these duties. They are correlative to legal duties. Select the correct answer using the code below. फंडामेंटल ड्यूटीज की बात बतानी है, कौन सा सही है यहाँ पर. एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जो प्रोवाइड किया गया इनको एनफोर्स करने के लिए, और ये लीगल ड्यूटी से कोरिलेटिव है. तो आंसर इज डी. दोनों में से कोई भी सही नहीं है यहाँ पर. ठीक है. Which of the following objectives is not embodied in the preamble of the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है जो दिया हुआ है प्रियम्बल में? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ. तो आंसर इज इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिया हुआ. स्टेट इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी की बात जरूर की गई है, इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं करता है. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women, the method for strengthening executive leadership, a superior individual with dynamism and vision, a band of dedicated party workers. Democracy का superior virtue है that it calls into activity what? Which of these? So the answer to this question is intelligence and character of ordinary men and
women. The main advantage of the parliamentary form of government is that the executive and legislature work independently. It provides continuity of policy and is more efficient. The executive remains responsible to the legislature. The head of the government cannot be changed without election. बहुत सिंपल है ये. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इट इज सी, एग्जीक्यूटिव हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेचर को. यानी कि सरकार जिसने जो बनी है, जब तक उसके पास बहुमत है लेजिस्लेटिव बॉडी में, तभी तक वो सरकार में है, अन्यथा नहीं है. नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने सुना हो. In the context of India, which one of the following is correct relationship between rights and duties? Rights और duties के बीच में इनमें से कौन सा सही relation है when it comes to India? Rights are correlative to duties. Rights are personal and hence independent of society and duties. Rights, not duties, are important for the advancement of personality of the citizens. Duties, not rights, are important for the stability of the state. काफी आसान क्वेश्चन है ये भी. हमारे देश में राइट्स कोरिलेटिव है विद द ड्यूटी. सो आंसर इज ए हियर. आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में भी आ रहे होंगे और आप इनको अटेम्प्ट भी सीरियसली कर रहे होंगे. चलिए, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? माइंड्स किस में रिफ्लेक्ट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज. बहुत आसान क्वेश्चन. आंसर इज प्रियम्बल में. इट होल्ड द फिलोसफी, द वैल्यूज, the essence of the it is basically it is called as the key to the minds of the framers of the constitution. Now consider the following statement: with reference to the constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitation upon legislative function, executive function. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है हमको. ऑल्सो हमारा पाथफाइंडर की प्रीलिम्स जो टेस्ट क्रैश कोर्स है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है. प्लस कोर्स है वो. अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ मेरा कोड यूज कर सकते हैं, NDLive10. अभी उसमें क्लासेस शुरू हुई हैं मेरी पॉलिटी की. अगर आप पॉलिटी रिवाइज करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं उस क्रैश कोर्स के लिए, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पर है. आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है यहाँ पर. सो आंसर इज नीदर 1 nor 2. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कोई भी लिमिटेशन नहीं डालते हैं, ना तो लेजिस्लेटिव फंक्शन पे, ना ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे. ठीक है. In the federation established by the Government of India Act 1935, residuary power was given to the federal legislature, governor general, provincial legislature, provincial governors. Residuary powers किसके पास थी 1935 में? जब वो सेपरेशन 3 पावर्स 3 कैटेगरीज कर दी थी पावर्स की. फिर रेसिडुअरी पावर्स किसके पास थी? तो द आंसर इज गवर्नर जनरल के पास थी. रेसिडुअरी पावर्स अगर हम अब बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया में तो आर दे आर विद द सेंटर. शेड्यूल 7 में लिस्ट दी हुई है ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड एक कॉन्करेंट लिस्ट. उसके बाद भी रेसिडुअरी पावर्स जो है वो सेंटर के पास है. यहाँ पर इट वाज विद द गवर्नर जनरल. आई होप आपने क्वेश्चन को सीरियसली अटेम्प्ट किया होगा दोस्तों. 30 मार्च से आरंभ बैच शुरू हो रहा है, जो कि बाइलिंगुअल बैच होगा 2024 की तैयारी के लिए. आप एनरोल कर सकते हैं इन दिग्गजों से पढ़ने के लिए. मिशन IAS फाउंडेशन बैच 2026 3 साल का क्यूरेटेड प्रोग्राम होगा सभी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए. वो 30 मार्च से शुरू हो रहा है. इसकी यूएसपीज क्या होंगी? 1600 से ज्यादा घंटे की लर्निंग होगी. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी पूरे एनसीईआरटी की आपकी. 1 क्लास पर डे होगी टू एनेबल लर्नर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉलेज स्टडीज. 1 क्लास पर डे के हिसाब से होगी ये. करंट अफेयर, रिफ्रेशर, जीएस बैच, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा. आपको सिर्फ मेरा कोड यूज कर एनरोल करना है, सब्सक्राइब करना है इस कोड के लिए विद डिस्काउंट. अभ्यास का महासंग्राम लास्ट डे 22 मार्च आज ही है. अभी जाकर एनरोल कर लीजिए एंड यू कैन विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस हियर. अगर आप ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं अनअकैडमी का, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है, आपको सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करना है, मेरा कोड यूज करना है और आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं. 26 मार्च को एग्जाम होने वाला है. लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके लिए. That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.